ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द 12 मार्कर्स ऑफ इलास्टिसिटी नाउ। अब यहाँ पर आपको ना थोड़ा 12 मार्क का पैटर्न प्रॉपर्ली समझ आएगा। देखो, जो 12 मार्क का सवाल होता है, 8 मार्क के तो हमने काफी क्वेश्चंस देख लिए। जो 12 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, उसमें सबसे पहले आप ये समझो कि मार्क्स का डिवीजन किया है। मार्क्स का डिवीजन इज वेरी सिंपल। 12 मार्क का क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज AO1 एंड AO2। AO1 का मतलब होता है नॉलेज और एनालिसिस, और नॉलेज, और AO2 का मतलब है एनालिसिस। अब हमारे मार्किंग स्कीम में अ, ये चीज मेंशन हुई भी है कि 8 मार्क के सवाल में, जो 8 मार्क के क्वेश्चन हमने अब तक करे हैं, उसमें ये चीज मेंशन हुई हुई है कि AO1 के 3 मार्क हैं, AO2 के 3 मार्क हैं, और AO3 के 2 मार्क हैं। ठीक है। पर मसला ये है कि 12 मार्क के क्वेश्चन में ये चीज मेंशन नहीं हुई हुई कि नॉलेज के कितने मार्क्स हैं और एनालिसिस के कितने मार्क्स हैं। मतलब वहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि AO1 और AO2 को मिला के 8 मार्क्स हैं। वहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस वाला जो पार्ट है, AO1 एंड AO2, AO1 इज नॉलेज एंड AO2 इज एनालिसिस, इन दोनों को मिला के 8 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले तो यू आर द जज हेयर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू डिसाइड कि कितने नॉलेज मुझे देनी है, कितनी नहीं देनी है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं 12 मार्क के क्वेश्चन में, वो ये करते हैं कि सवाल की रिक्वायरमेंट्स को कम लिखते हैं और नॉलेज ज्यादा लिखते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द क्वेश्चन इज ऑन पीईडी वर्सेस वाईडी, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया कि पीईडी और वाईडी में से कौन सा बेहतर है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से कौन सा बेहतर है फॉर अ बिजनेस टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू या यूज द नॉलेज। तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं कि पीईडी और वाईडी की नॉलेज इतनी दे देते हैं, नॉलेज, हाँ, मतलब सवाल में पूछा है यूजफुलनेस, यूजफुलनेस पे इतनी बात नहीं करते, नॉलेज पे बहुत बात करते हैं। जैसे वाईडी की डेफिनेशन, पीईडी की डेफिनेशन लिख दी, चलो समझ आ गया, लिख दी, डेफिनेशन तो लिखनी है। उसके अलावा फॉर्मूला, मतलब जिस तरीके से 8 मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से एक 12 मार्क का क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो। तो ये तो सबसे पहले तो बहुत गलत अप्रोच है। योर अप्रोच विद 12 मार्कर्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर अप्रोच विद 8 मार्कर्स। 12 मार्क और 8 मार्कर की अप्रोच डिफरेंट है। 12 मार्क के सवाल में जो नॉलेज के मार्क्स होते हैं ना, वो मुश्किल से एक या दो होते हैं मेरी नजर में। मेरी नजर में मुश्किल से एक या दो मार्क्स नॉलेज के होते हैं, बाकी मेजोरिटी मार्क्स एनालिसिस के हैं। जो मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है, उस पर आप ज्यादा बात करो, rather than the knowledge part which is not even required in the question इतनी ज्यादा। तो 8 मार्क का आपका नॉलेज और एनालिसिस है मिला के। और फिर जो AO3 है ना, यहाँ पे जो इवेल्युएशन है, जैसे 8 मार्क के क्वेश्चन में जो इवेल्युएशन है वो क्या होती है, वो 2 मार्क की होती है, वो बड़ी सिंपल है। 8 मार्क की इवेल्युएशन इतना बड़ा मसला नहीं है। 12 मार्क की इवेल्युएशन में 4 मार्क्स इवेल्युएशन के हैं। 4 मार्क्स आर फॉर इवेल्युएशन विच इज वेरी चैलेंजिंग। 2 से 3 पॉइंट इवेल्युएशन में लिखने होते हैं, 2 से 3 पॉइंट। 2 से 3 पॉइंट जो है वो आपको इवैल्यूएशन में लिखने होते हैं, तब जाके जो है वो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं। अब ऐसे तो देखो कभी भी समझ नहीं आएगा कि मैं आपको ये बताऊं कि इसके इतने मार्क्स हैं, उसके इतने मार्क्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। बस बेसिक चीजें याद रखो कि 8 मार्क को 4:4 में डिवाइड करो। जैसे अगर क्वेश्चन पीडी वर्सेस वाईडी का है, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि 4 मार्क पीडी के, 4 मार्क वाईडी के, और फिर 4 मार्क इवेल्युएशन के। तो आप कंसिडर करो कि 1 मार्क नॉलेज का है, 3 मार्क एनालिसिस के हैं। 1 मार्क नॉलेज का है, 3 मार्क एनालिसिस के हैं। इस तरीके से डिवीजन करोगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लिखना। ठीक है। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाईडी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज 4 मार्क्स। सही है। अगर बिल्कुल मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि इफ योर एनालिसिस इज नॉट गुड, AO3 के मार्क्स आर वेस्टेड। यस, मेजोरिटी ऑफ द टाइम दिस हैपेंस। अगर मैं चेकिंग करता हूं तो मैं ऐसे ही करता हूँ। Discuss the extent to which the concepts of YD and PED might be useful to an entrepreneur in an economy and assess which would be more useful. So question is very simple. कह रहा है कि PED और YD में से कौन सा बेहतर है for an entrepreneur, for a producer. So the question is on the usefulness of PED and YD to a business. And you have to answer in the end कि what is better for a producer, PED या YD. तो आप पहले उसको PED और YD को डिफाइन कर दो। आप पहले PED और YD को डिफाइन कर दो। फॉर्मूला ऑप्शनल है, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो, मसला नहीं है। एम ऑफ द प्रोड्यूसर बताओ कि एक प्रोड्यूसर कोशिश करेगा इन चीजों को यूज करने के लिए अपने बेनिफिट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज करेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज करेगा, सही, इन चीजों के लिए यूज करेगा। तो भाई देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की यूजफुलनेस तो बहुत सिंपल है, सही है। यू कैन डिफाइन TR, अगेन आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है।
आप पहले तो उसको ना पीईडी में बता देना कि पीईडी कैसे यूजफुल है। देखो पीईडी की यूजफुलनेस वेरी लिमिटेड, पीईडी की यूजफुलनेस इज वेरी लिमिटेड टू जस्ट रेवेन्यू। पीईडी जो है वो आपको हेल्प करता है टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में। ठीक है बेटा, आपको लिखनी है तो लिख देना, रेवेन्यू की डेफिनेशन मसला नहीं है, एक लाइन की ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पीईडी की यूजफुलनेस होती है टोटल रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन तक। ठीक है, तो आप चाहो तो टीआर डिफाइन कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर लफ्ज जो आप पेपर में लिख रहे हो, सही है, हर लफ्ज आप जो पेपर में लिख रहे हो उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। 12 मार्क के सवाल में जो हर टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। 12 मार्क के सवाल में जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं, मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे और फालतू चीजें लिखते रहेंगे। 8 मार्क में मैं कहता हूँ हाँ भाई एक्स्ट्रा डेफिनेशन लिखो, पर यहाँ नहीं करना ये हरकत। सवाल की रिक्वायरमेंट पे रहना तो ज्यादा बेहतर है। सो योर डिटेल शुड बी ऑन द एनालिसिस पार्ट ऑफ पीईडी एंड वाईडी। तो आप पीईडी की यूजफुलनेस बताओ। अब आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये चीजें याद है। मेरा फोकस अब ये नहीं है कि मैं आपको पीईडी वाईडी एक्सडी पी ये सब रिवाइज कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। अब रिवाइज करना आपका काम है बाद में। अब आप क्या करोगे, इलास्टिक डिमांड डिफाइन करना, फ्लो में डिफाइन करना, और फिर बताना कि इलास्टिक डिमांड में आप प्रोड्यूसर शुड रिड्यूस प्राइस विच विल एक्सटेंड द क्वांटिटी बाय अ लार्जर परसेंटेज और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। क्योंकि इलास्टिक डिमांड में प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इन इलास्टिक डिमांड को डिफाइन करके फिर बताना कि प्राइस ज्यादा से बढ़ाओ, क्वांटिटी कम से गिरेगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो आपने बेसिकली उसको इलास्टिक एंड इलास्टिक डिमांड के बारे में सब बता दिया। और फिर आपको ना एक पीईडी का डिसएडवांटेज बताना है। पीईडी का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, बहुत डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा पीईडी का डिसएडवांटेज ये है कि पीईडी आपको सिर्फ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प नहीं करता। पीईडी का कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, पीईडी का कोई कॉस्ट से लेना देना नहीं है। उससे भी आसान डिसएडवांटेज ये है कि आप देखो पीईडी हिस्टोरिकल डेटा पे बेस करता है, सो यू हैव टू राइट द यूजफुलनेस ऑफ पीईडी एंड देन यू नीड टू मेंशन अ डिसएडवांटेज। आपको डिसएडवांटेज बताना है, सही है, आपको डिसएडवांटेज बताना है अपने आंसर में। इवैल्यूएशन में डिसएडवांटेज नहीं बताते, ऊपर आंसर में बताते हैं। सही है, ये 8 मार्क का सवाल नहीं है, ये 8 मार्क का सवाल नहीं है। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, या आप लिखोगे पीईडी डज नॉट कंसिडर द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। जैसे अगर मैं इलास्टिक डिमांड में प्राइस को कम कर भी देता हूँ और मेरी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ भी जाती है, तो क्या मैं इस डिमांड को मीट कर पाऊंगा, क्या मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, वेदर आई हैव द कैपेबिलिटी टू मीट दिस डिमांड और नॉट। तो ये भी एक मसला है। अब जाहिर है, देखो डायग्राम का उसने कहीं बोला नहीं है, सही है, जाहिर है उसने कहीं डायग्राम का बोला नहीं है, पर मैं डायग्राम बनाऊंगा। फिगर 3 तो छोड़ दो, आप फिगर 1 और फिगर 2 बनाओगे। आप प्राइस को कम करोगे, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी। अब देखो इस डायग्राम में आपने सिर्फ रेवेन्यू का बताना है। जैसे आप जब इलास्टिक का एनालिसिस करोगे तो आप क्या बोलोगे कि इन द केस ऑफ इलास्टिक डिमांड अ प्रोड्यूसर शुड रिड्यूस द प्राइस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज व्हिच विल एक्सटेंड द क्वांटिटी बाय अ लार्जर परसेंटेज एंड दिस विल इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम OPAQ फ्रॉम OPAQ टू OP1BQ1 OP1BQ1। और आप बोलना कि इलास्टिक डिमांड में प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन नेगेटिव होता है। तो इस डायग्राम बनाने का जो पर्पस है, ये जो डायग्राम बनाने का पर्पस है, वो पर्पस सिर्फ ये है कि मैं इस डायग्राम के थ्रू रेवेन्यू दिखाऊंगा। मैंने ये डायग्राम इसलिए थोड़ी बनाई है कि मैं उसको प्राइस कम करके और क्वांटिटी बढ़ा के दिखाऊं, मकसद ये है ही नहीं। बच्चे समझाते हैं पी से P1 प्राइस गिर रही है, क्यू से Q1 क्वांटिटी बढ़ रही है, ए से लेके बी की मूवमेंट आ रही है, बस। तो फिर आपने डायग्राम बनाई क्यों है, ये तो आप वैसे भी लिख सकते थे। आपने डायग्राम रेवेन्यू की एरियाज के लिए बनाई है, तो रेवेन्यू के एरियाज तो बताओ, OPAQ OP1BQ1। अच्छा, कुछ बच्चे फिर ये भी करते हैं कि अपने डायग्राम में ओरिजिन लिखते ही नहीं है। जो रट्टू तोते होते हैं ना, वो अपने डायग्राम में ओरिजिन लिखते ही नहीं है और एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि रेवेन्यू OPAQ है। अबे भाई, ओ किधर है तुम्हारे डायग्राम में, मतलब तुम कैसे लिख सकते हो कि OPAQ रेवेन्यू है अगर तुम्हारे डायग्राम में ओ है ही नहीं। तो ये भी कुछ मसले हैं जो एग्जामिनर बोलते हैं कि बच्चे डायग्राम तो बना देते हैं और उसी डायग्राम को फिर अपने आंसर से रेफर नहीं कर पाते। देखो, अगर आप डायग्राम को आंसर से रेफर नहीं कर पा रहे, दैट डायग्राम इज यूजलेस, दैट डायग्राम इज यूजलेस। सही है। फिर आपने सेम चीज इन इलास्टिक में करी, इन इलास्टिक को पूरा समझाया, फिर वही आपने पीईडी का एक डिसएडवांटेज लिख दिया, देन यू मूव ऑन टू वाईडी। फिर आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मूव करो। अब आप उसको बताओ कि देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बहुत यूजफुल होता है। आप बोलो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप इकोनॉमिक कंडीशन की नॉलेज को यूज करोगे। जैसे अगर एक इकोनॉमी में बूम है, तो बूम का मतलब है इनकम्स आर राइजिंग। व्हेन इनकम्स राइज, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेस।
When incomes rise, the demand for normal good increases. इसका मतलब people will buy more of normal good. तो ऐसा बिजनेस में दो चीजें कर सकता हूँ बिज नॉलेज से। मुझे ये पता है ना कि इनकम और डिमांड का रिलेशन नॉर्मल गुड में पॉजिटिव है, सो आई कैन डू टू थिंग्स यूजिंग दिस नॉलेज। पहली चीज मैं ये कर सकता हूँ कि मैं नॉर्मल गुड को महंगा कर दूंगा, तो मेरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आ गई, मैंने नॉर्मल गुड को महंगा कर दिया। दूसरी चीज, मैं नॉर्मल गुड के स्टॉक को बढ़ा दूंगा क्योंकि मुझे डिमांड को मीट करना है। तो आपने अपनी इन्वेंट्री भी मैनेजमेंट करी और आपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी बनाई। एंड द सेम गोज फॉर इंफीरियर गुड। अगर एक इकोनॉमी में रिसेशन होता है, रिसेशन का मतलब है इनकम्स फॉल, तो इनकम्स जब फॉल होंगी तो किसकी डिमांड बढ़ेगी? इंफीरियर गुड की, क्योंकि इंफीरियर गुड में इनकम और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव है। तो ये सब मुझे वाईडी से तो पता चल रहा है। तो व्हेन इनकम्स फॉल द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल इंक्रीज। तो आप क्या करोगे? इंफीरियर गुड की प्राइस को कम कर दो या बढ़ा दो, अभी आपके ऊपर है। जैसे मैं होता तो मैं लिखता है इंफीरियर गुड की प्राइस को कम कर दो, क्योंकि वैसे ही लोगों के पास पैसा नहीं है, वैसे ही लोग एक चीपर गुड की तरफ आ रहे हैं, तो उसको और सस्ता करो ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सको। कुछ बच्चे लिखते हैं कि इंफीरियर गुड की प्राइस को बढ़ा दो, तो ये भी ठीक है, अभी आपकी मर्जी है। और फिर आप कहना कि इंफीरियर गुड के स्टॉक को बढ़ा दो। तो दिस इज हाउ यू यूज द नॉलेज ऑफ वाईडी। अब बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? बच्चे नॉर्मल गुड का ग्राफ बनाएंगे। बच्चे नॉर्मल गुड का ग्राफ बनाएंगे, बच्चे लिखेंगे इनकम, क्वांटिटी, इनकम को बढ़ा के दिखाएंगे, बोलेंगे देखो इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ रही है। तो क्यों बना रहे हो ये डायग्राम आप? मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस डायग्राम? इज दिस डायग्राम, सही है, नहीं हाजिर नहीं करते, इज दिस डायग्राम, इज दिस डायग्राम शोइंग यू एन इंक्रीज इन रेवेन्यू, यस और नो? क्या ये डायग्राम आपको रेवेन्यू का इंक्रीज शो कर रही है? इज दिस डायग्राम शोइंग यू द इंक्रीज इन रेवेन्यू? अगर ये डायग्राम आपको रेवेन्यू का इंक्रीज नहीं दिखा रहा, अगर ये डायग्राम आपको आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में नहीं दिखा रहा, तो फिर आप ये डायग्राम बना क्यों रहे हो? इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, ये तो आप अपने आंसर में लिख चुके हो, आप क्यों ग्राफ बना के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? दिस डायग्राम डज नॉट इंप्रूव योर आंसर। फिर बच्चे कहते हैं सर पीईटी में क्यों डायग्राम बनाई आपने? ओ भाई, पीईटी का डायग्राम रेवेन्यू शो कर रहा है, पीईटी का डायग्राम रेवेन्यू शो कर रहा है, दिस दिस डायग्राम इज रेलिवेंट विद द आंसर। But the YD वाला diagrams are not relevant with the answer क्योंकि those diagrams are not showing you the revenue, those diagrams are not showing you the inventory management. So if that diagram is not showing you anything, so you don't need to make this diagram. सही है? तो नो डायग्राम एंड यूजफुलनेस ऑफ वाईडी, सिर्फ वाईडी को थियोरेटिकल समझाओ। अब वाईडी की बुराई क्या है? वाईडी की बहुत बुराई हमने डिस्कस करी है। सही है, हमने जो है वो यहाँ पर डिस्कस करा कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, एक स्टैंडर्डाइज पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल है। जब इनकम बढ़ती है तो हर बंदे के लिए थोड़ी एक नॉर्मल गुड होता है। जो बंदा बाइक चला रहा है उसके लिए गाड़ी नॉर्मल गुड है। सही है, जो बंदा बाइक चला रहा है या जो बंदा साइकिल चला रहा है उसके लिए बाइक एक नॉर्मल गुड है, जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसके लिए बाइक इंफीरियर गुड है। मतलब एक ही गुड एक बंदे के लिए नॉर्मल हो सकता है, दूसरे के लिए इंफीरियर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच पे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वाईडी वेरी करता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी करता है। तो पहला मसला। दूसरा मसला, वाईडी भी हिस्टोरिकल डेटा पे बनता है, बिल्कुल परसेप्शन पे बेस करता है, और वाईडी भी हिस्टोरिकल डेटा पे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो हिस्टोरिकल डेटा। तो कोई एक बुराई बता दो। अब आपको एंड में जो सबसे टेक्निकल पार्ट है, जो सबसे टेक्निकल पार्ट है, तो सबसे टेक्निकल पार्ट यहाँ पर आपका ये है कि अब आपने जो है वो यहाँ पर उसको ये बताना है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। ये आखिरी के 4 मार्क्स हैं जो कि आपकी इवैल्यूएशन है। ये आपके आखिरी के 4 मार्क्स हैं जो आपकी इवैल्यूएशन है। यहां पर आपने अब जो बात करनी है ना वो ये करनी है कि कौन सा बेहतर है। यू नीड टू कंपेयर पीईडी एंड वाईडी। देखो, पीईडी और वाईडी के इंडिविजुअल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं ऊपर आंसर में बता चुका हूं। अब मेरा काम है, मुझे पीडी एंड वाईडी को कंपेयर करना है। अब मेरा यहाँ पर टास्क है टू कंपेयर पीडी एंड वाईडी। नाउ वी नीड टू कंपेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला पॉइंट, आप सबसे पहले बोलोगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइजेस आर इन कंट्रोल ऑफ द प्रोड्यूसर। पीईडी में प्राइसेस आर इन कंट्रोल ऑफ द प्रोड्यूसर। अगर मुझे ये बात पता चलेगी कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, मैं प्राइस को कम कर दूंगा। अगर मुझे ये बात पता चलेगी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, तो मैं प्राइस को बढ़ा दूंगा। तो द प्राइसेस आर इन कंट्रोल ऑफ द प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर कैन डिसाइड वेदर टू इंक्रीज द प्राइस और रिड्यूस द प्राइस। पर वाईडी में इनकम्स आपके कंट्रोल में नहीं है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि एक इकोनॉमी में बूम है या एक इकोनॉमी में रिसेशन है, तब तक आप ये चीज फाइनलाइज कर ही नहीं सकते कि आपको करना क्या है। अगर मेरी इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ती हैं
तब जाके मुझे पता चलेगा ना कि नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ रही है और इंफीरियर गुड की डिमांड गिर रही है। जब इकोनॉमी में रिसेशन आएगा और इनकम सॉल्व होंगी, तब जाके मुझे पता चलेगा ना कि भाई इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ रही है और नॉर्मल गुड की डिमांड गिर रही है। तो जब तक इनकम चेंज नहीं होगी तब तक मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो इनकम्स मेरे कंट्रोल में भी तो नहीं है। अगर मैं नॉर्मल गुड बेचता हूं, अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर नॉर्मल गुड बेचता हूं, तो मैं तो हमेशा ये चाहूंगा मेरी डिमांड बढ़े। तो मेरी डिमांड बढ़ने के लिए इनकम्स को बढ़ना पड़ेगा। जब तक इनकम्स नहीं बढ़ेंगी मेरी डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्या मैं खुद इनकम्स बढ़ा सकता हूं? नहीं बढ़ा सकता। A producer who is dealing with normal goods will always want the incomes to rise, but you cannot control income and increase income of individuals. आपके कंट्रोल में है ही नहीं इनकम। तो पहला कंपैरिजन तो ये हो गया, ये पहला पॉइंट है आपका इवैल्यूएशन। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प्स इन बोल्ड डायनामिक डिसीजन मेकिंग। पीईडी हमें हेल्प करता है इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने में। पीईडी इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच। यू डोंट हैव टू वेट फॉर समवन, यू डोंट हैव टू रिएक्ट ऑन एनीथिंग। आप अपनी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग खुद कर रहे हो। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, आप अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लोगे। आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, आप अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लोगे। तो स्ट्रेटेजीज आपके कंट्रोल में, स्ट्रेटेजीज आपके कंट्रोल में, पर वाईडी में स्ट्रेटेजी आपके कंट्रोल में नहीं है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रिएक्टिव अप्रोच। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रिएक्टिव अप्रोच। वाईडी एक रिएक्टिव अप्रोच है। जब तक इनकम चेंज नहीं होंगी मैं डिसाइड नहीं कर सकता मुझे क्या करना है। जब तक इनकम चेंज नहीं होंगी मैं डिसाइड नहीं कर सकता मुझे क्या करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इनकम चेंज नहीं होगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब वाईडी हेल्प्स इन रिएक्टिव बिजनेस डिसीजंस, नॉट प्रोएक्टिव। यू हैव टू वेट फॉर इनकम्स टू चेंज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। जी बेटा, ये भी लिख सकते हैं एनालिसिस में। तो ये आपके दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है आपका, पीईडी इज हेल्पफुल इन द शॉर्ट रन व्हाइल वाईडी इज हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन। इनकम्स का चेंज लॉन्ग रन में आता है। अगर एक इकोनॉमी में बूम है ना, तो वो ऐसा नहीं होगा कि एक महीना इनकम्स बढ़ेंगी तो अगले महीने इनकम्स गिर जाएंगी। मतलब जीडीपी के चेंजेस से बूम रिसेशन पता चलता है, और जीडीपी का चेंज होना एक बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब अगर मैं आपको कहता हूँ ना कि एक इकोनॉमी में रिसेशन है, तो रिसेशन का मतलब क्या है? कि जब एक कंट्री का जीडीपी 6 महीने तक गिरता है। रिसेशंस आर लॉन्ग टर्म, बूम्स आर लॉन्ग टर्म। तो वाईडी हेल्प्स यू इन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। ये वाईडी आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये स्टॉक बढ़ाना स्टॉक गिराना कोई आसान काम थोड़ी है। तो YD is helping you in long-term decision making, while PED is just a short-run approach. PED एक शॉर्ट रन अप्रोच है भाई। आपके प्रोडक्ट की डिमांड आज इन इलास्टिक है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड आज इन इलास्टिक है। आज आपने प्राइस को बढ़ा दिया तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये कोई स्ट्रेटेजी आप 10 सालों तक थोड़ी चला सकते हो। अगले महीने ही, अगले महीने ही अगर कोई कंपेटिटर मार्केट में आ गया तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक से इलास्टिक हो गई है भाई। अगर अगले महीने ही कोई कंपेटिटर मार्केट में आ गया तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक इन इलास्टिक से इलास्टिक हो गई है। फिर आप क्या करोगे? क्या प्राइस को बढ़ा के रखोगे? नहीं भाई, गिरानी पड़ेगी। तो पीईडी में जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है वो लॉन्ग रन की नहीं होती, वो शॉर्ट रन की होती है। पीईडी आपकी स्ट्रैटेजी जो बना के आपको दे रहा है ना, पीईडी वो शॉर्ट रन की स्ट्रैटेजी बना के दे रहा है, लॉन्ग रन की थोड़ी है। वेरी चीज। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लॉन्ग रन में इलास्टिक ही होती है। ठीक है। तो बेटा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही ना बेटा, कोई बचपन से थोड़ी पढ़ रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गए। पर ये फिक्स्ड वैल्यूएशन होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या था कि प्राइसेस आर इन कंट्रोल, इनकम्स आर नॉट इन कंट्रोल। आप इनकम को खुद बढ़ा या गिरा नहीं सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं अगर नॉर्मल गुड प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं तो हमेशा चाहूंगा इनकम्स बढ़े, पर मैं खुद इनकम्स नहीं बढ़ा सकता। दूसरा, पीईडी में इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, वाईडी में रिएक्टिव होती है। पीईडी इज शॉर्ट रन वाइल वाईडी इज लॉन्ग रन। क्वेश्चन नंबर 2।
Question number 2 is assess whether the concept of PED or XCD will be more useful to a business. अब ये पीईडी और एक्ससीडी को कंपेयर कर रहा है, पीईडी और वाईडी को नहीं कर रहा। अब पीईडी की तो जो सारी नॉलेज है वो तो मैंने देख ली, वही वाली नॉलेज आएगी जो हमने पीछे वाले आंसर में लिखी। अब एक्ससीडी में क्या लिखोगे? देखो एक्ससीडी की दो अप्रोचेस थी, अगर आपको याद हो। एक्ससीडी रिएक्टिव भी होता है, प्रोएक्टिव भी होता है। एक्ससीडी की सबसे अच्छी बात यह है कि एक्ससीडी रिएक्टिव भी होता है और प्रोएक्टिव भी होता है। एक्ससीडी की सबसे अच्छी बात यह है कि एक्ससीडी प्रोएक्टिव भी होता है और रिएक्टिव भी होता है। एक्ससीडी में आप पहला एक्शन ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट्स है, तो मैंने अपनी प्राइस को बढ़ा दिया, मैंने अपनी प्राइस को कम कर दिया, मैंने जो है वो एडवर्टीजमेंट कर ली, तो पहला मूव मेरा था। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है, बहुत करीबी कंपटीशन है, तो मैं अपनी प्राइस को कम करूंगा ताकि कंज्यूमर मेरे पास आ जाए। मैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करूंगा ताकि कंज्यूमर मेरे पास आ जाए। अगर मेरा कोई वीक सब्स्टिट्यूट है, मतलब इतना कोई क्लोज कंपटीशन नहीं है, तो मैं अपनी प्राइस को बढ़ा दूंगा। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट के केस में यू रिड्यूस योर प्राइस, यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। वीक सब्स्टिट्यूट के केस में यू इंक्रीज योर प्राइस। कॉम्प्लीमेंट से मैंने आपको बहुत एग्जांपल दी थी, जैसे सिनेमा टिकट और पॉपकॉर्न वाली एग्जांपल आप लिख सकते हो। इफ यू आर यूजिंग सिनेमा टिकट एंड पॉपकॉर्न की स्ट्रेटेजी, तो यू शुड रिड्यूस द प्राइस ऑफ सिनेमा टिकट्स ताकि लोग सिनेमा में आए, पॉपकॉर्न की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स के केस में एक गुड की प्राइस और दूसरे गुड की डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है। तो इस तरह आपने उसको समझाया। रेस्टोरेंट का भी था, मील्स एंड ड्रिंक्स, कुछ भी लिख सकते हो। फिर प्रोएक्टिव अप्रोच तो हो गई, अब रिएक्टिव भी तो होती है कि आपने कुछ भी नहीं करा, आपके राइवल ने करा। आप चुपचाप बैठे हुए थे, आपके राइवल ने प्राइस कम कर दी। अगर तो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, अगर कोई आपका क्लोज कंपेटिटर है, अगर कोई आपका क्लोज कंपेटिटर है और उसने अपनी प्राइस कम कर दी, तो आपको बहुत तेजी से रिएक्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू रिएक्ट वेरी क्विकली, क्योंकि अगर आपके कोई क्लोज कंपेटिटर ने अपनी प्राइस को कम कर दिया ना, तो आपकी डिमांड एकदम से गिर जाएगी। अगर आपके किसी क्लोज कंपेटिटर ने अपनी प्राइस कम कर दी ना, तो आपकी डिमांड एक झटके से गिर जाएगी, तो ये बहुत नुकसानदेह, आपके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो आपको बहुत तेजी से रिएक्ट करना है, यू नीड टू रिएक्ट वेरी वेरी क्विकली। पर अगर आपका कोई वीक सब्स्टिट्यूट है और उसने अपनी प्राइस कम कर दी, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी डिमांड कम से गिरेगी। क्योंकि सब्स्टिट्यूट के केस में एक गुट की प्राइस और जो सब्स्टिट्यूट होता है उसकी डिमांड का रिलेशन पॉजिटिव होता है। तो प्राइस अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट ने कम करी है तो आपकी डिमांड ज्यादा से गिरेगी, तो आपको जल्दी रिएक्ट करना है। अगर आपके किसी वीक सब्स्टिट्यूट ने प्राइस को कम करी है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स के केस में कार एंड पेट्रोल की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो बीइंग अ कार प्रोड्यूसर मुझे ये बात पता है कि मेरी डिमांड कम होगी। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, तो बीइंग अ कार प्रोड्यूसर मुझे ये बात पता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो आई नीड टू मेक सम स्ट्रैटेजीज टू स्टॉप दिस डिमांड फ्रॉम फॉलिंग, या मुझे अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह प्रॉपर करनी चाहिए। क्योंकि अगर डिमांड कम हुई मेरी, तो अगर मेरा कोई फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो मैं अपनी प्रोडक्शन थोड़ी रोक दूंगा, क्योंकि गाड़ियां तो इतनी बिकेंगी नहीं, तो मेरी स्टोरेज कॉस्ट मुझे बचानी है। तो ऐसी ऐसी बातें आप लिख सकते हो। अगेन जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ये चीजें याद आ जाएंगी। वही बात है, आप पीईडी में डायग्राम बनाओगे, पर एक्ससीडी में डायग्राम नहीं बनेगी। एक्ससीडी में डायग्राम नहीं बनेगी। अगेन, जिस तरह इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने डायग्राम नहीं बनाई बिकॉज दैट डायग्राम वाज यूजलेस, सेम गोज फॉर एक्ससीडी। एक्ससीडी में भी डायग्राम नहीं बनेगी, दैट डायग्राम इज यूजलेस। दिस विल नॉट इंप्रूव योर आंसर, क्योंकि एक्ससीडी का डायग्राम एक गुट की प्राइस का होता है और दूसरी गुट की डिमांड का होता है। एक बार बच्चे ने मुझे बोला कि सर एक्ससीडी के ग्राफ में तो यहाँ पर प्राइस होता है और यहाँ पर क्वांटिटी होता है। तो मैंने बोला बेटा, प्राइस एक गुट की है, क्वांटिटी दूसरे गुट की है, तो ये रेवेन्यू कैसे हुआ? ये रेवेन्यू कैसे हुआ? ये रेवेन्यू तो नहीं हुआ। पीईडी में अगर गुड वाई की प्राइस है तो क्वांटिटी भी गुड वाई की है। सिर्फ पीईडी के केस में आप डायग्राम बना सकते हो, एक्ससीडी में भी डायग्राम आप नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, सवाल ही पैदा नहीं। अब मुझे बताओ, इवैल्यूएशन में यहाँ पर मुझे खेलना है। मैंने पिछले सवाल में बोला था कि पीईडी इज बेटर देन वाईडी, मैं इस सवाल में भी यही बोलूंगा, पीईडी इज बेटर देन एक्ससीडी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्ससीडी से बेहतर है, पीईडी एक्ससीडी से बेहतर है, हमेशा बेहतर है। क्योंकि पीईडी में वही बात है, प्राइजेज आपके कंट्रोल में, पीईडी में प्राइजेज आपके कंट्रोल में, पर एक्ससीडी में राइवल के एक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं है। माना कि एक्ससीडी प्रोएक्टिव भी है, रिएक्टिव भी है, हर चीज है, पर राइवल का एक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है। राइवल के एक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उसने प्राइस कम करी तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, अगर उसने एडवर्टाइजमेंट करी तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। तो आप हमेशा टेंशन में बैठे रहते हो। सही है। एक्ससीडी को यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका राइवल क्या करेगा। पीईडी को यूज करना ज्यादा आसान है।
तो प्राइजेज आर इन कंट्रोल ऑफ द प्रोड्यूसर बट राइवल एक्शंस आर नॉट इन कंट्रोल। अब इसको एनालाइज करोगे, आप मेरी इवैल्यूएशन रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कैसे एनालाइज करना है। और फिर एक और पॉइंट जो आप लिखोगे वो ये लिखोगे कि अगर पीडी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है ना, तो एक्सीडी भी प्रोएक्टिव अप्रोच है, पर कभी कभार एक्सीडी ना रिएक्टिव होती है। एक्सीडी प्रोएक्टिव भी है, रिएक्टिव भी है। तो आप इसको ऐसा बाइस्ड वे में यूज करो, आप इसको ऐसा बाइस्ड वे में यूज करो कि आप बोलोगे देखो पीडी तो हमेशा ही प्रोएक्टिव है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमेशा से ही प्रोएक्टिव है, पर एक्सीडी कभी कभार प्रोएक्टिव होती है, कभी कभार रिएक्टिव होती है। तो एक्सीडी इज समटाइम्स रिएक्टिव विच इज अ डिसएडवांटेज, विच इज अ डिसएडवांटेज, क्योंकि वही बात है, राइवल के एक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं है। अनस आप ठीक कह रहे हो बेटे, पर आपको इवैल्यूएशन में आप किसी की साइड तो लेनी है ना। देखो माइक्रो की जो इवैल्यूएशन होती है ना, वो ज्यादा डिपेंड्स ऑन नहीं होती। मतलब जैसे पीईडी और वाईडी और एक्सीडी और पीईएस के जो खास करके 12 मार्कर्स होते हैं, उसमें आपको एक साइड सेलेक्ट करनी चाहिए, स्पेशली द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वेश्चंस। तो आपने, अच्छा अगर आपने साइड सेलेक्ट नहीं भी करी ना, जैसे आपने साइड सेलेक्ट नहीं भी करी, तो एक और तरीका भी होता है बहुत अच्छा। आप उसको बोलो कि देखो पीडी और एक्सीडी में से कौन सा बेहतर है ना, ये डिपेंड करते हैं ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। आप बोलो कि अगर एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब उस इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ रही हैं। जिधर इनकम्स का चेंज आया, सही है, जिधर इनकम्स का चेंज आया वहां पर सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है? वाईडी। जिधर इनकम्स का चेंज आया वहां पर सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है? वाईडी। तो आप ये भी कर सकते हो कि सवाल पीईडी और एक्सईडी का है, आपने वैल्यूएशन में पीईडी और एक्सईडी को कंपेयर तो कर लिया, पर आप एंड में फिर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई ये डिपेंड करता है सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी पे। अगर एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर इनकम्स बढ़ रही हैं, तो वाईडी इज अ बेटर अप्रोच। तो आपने बोला भाई ये देखो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा अच्छा है। तो ये भी एक पॉलिटिकल इवेल्युएशन है, जो कि मैं बोलता हूँ बच्चों को लिख लिया करो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो पेपर में। समझा नहीं बेटे मैं आपका पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट प्राइजेस टू फॉल मतलब वाईडी का क्यों बता रहे हो? एनालिसिस तो एक्सडी और पीडी की होगी ना। सही है। हाँ मतलब जिधर इनकम्स चेंज हो रही है वहां पर वाईडी बेहतर है, जिधर इनकम्स में चेंज आ गया ना वहां पर वाईडी बेहतर है। हाँ मतलब ये तो सही है ना, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, हाँ ठीक कह रहे हो, लिख सकते हो भी। सही है। अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब ये सवाल आप देखो, इसमें कह रहा है असेस वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ वाईडी, सही है, यार दैट वुड बी फाइन इन वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर दो पॉइंट्स तो आपको लिखने जिधर आप पीडी और एक्सडी को कंपेयर करोगे, देखो दो पॉइंट्स तो आपको लिखने जिधर आप पीडी और एक्सडी को कंपेयर करोगे। एक पॉइंट आपका होगा जहां पर आप इनकम्स डिपेंड्स वाली बात कर देना। 3 पॉइंट्स की कोशिश करो भाई इवैल्यूएशन में लाजमी। और मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ कि भाई इवैल्यूएशन के चक्करों में, इवैल्यूएशन की टेंशन में अपना ऊपर आंसर खराब मत करना। देखो 60 में से 24 मार्क्स पे ए होता है भाई। 24 मार्क उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी बच्चों के यू आते हैं। मैं तो कहता हूँ पता नहीं कैसे यार पागल के बच्चे पेपर देने जाते हैं कि 60 में से 24 भी नहीं ला सकते। मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा यार, इतने नल्ले बच्चे आज तक। मतलब थ्रेशोल्ड गिरता ही जा रहा है। मतलब नवंबर का जो थ्रेशोल्ड था वो 22 था यार मेरे ख्याल में, या 21 था। मतलब एक बच्चा 20 मार्क भी नहीं ला पा रहा पेपर में, बड़ी शर्म की बात है ये। क्यों नहीं ला पा रहा? क्योंकि अपने लिए वो कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को, जैसा आप लोग अभी कर रहे हो चैट पे। वही बात है, इवैल्यूएशन के चक्करों में पूरा आंसर बिगाड़ देते हैं, टेंशन लेते हैं सर मेरे को इवैल्यूएशन नहीं आती। तो बेटा तेरे को अगर इवैल्यूएशन नहीं आती तो आपको फिर एनालिसिस भी तो नहीं आ रही। कम से कम नॉलेज और एनालिसिस तो पक्की रखो अपनी। आंसर का ऊपर वाला पार्ट तो अच्छा लिखो। चलो मान लिया इवैल्यूएशन मुश्किल है, मान लिया इवैल्यूएशन में मार्क्स उठाना मुश्किल है, पर 12 मार्क के सवाल में 7-8 मार्क्स तो उठाओ। 12 मार्क्स में बच्चे लाते हैं 2-3 मार्क्स। कहते हैं कि इवैल्यूएशन नहीं आती, पर उनसे फिर नॉलेज एनालिसिस भी नहीं होती। बहुत सिंपल है मार्क्स उठाना। जो बच्चे स्मार्ट वर्कर होते हैं ना वो उठा लेते हैं। जिन बच्चों को ये बात समझ आ गई ना कि मुझे पेपर में नॉलेज के मार्क्स लूज नहीं करने, मुझे एनालिसिस के मार्क्स लूज नहीं करने, वो बच्चे निकल जाते हैं।
क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये समझाया था कि 16 मार्क्स इवैल्यूएशन के हैं AO3, 16 मार्क्स आर इवैल्यूएशन। तो 44 में से कम से कम आप नॉलेज एनालिसिस के 20-21 मार्क तो उठा लो, आपको कम से कम 16 में से 1-2 मार्क तो मिलेंगे इवैल्यूएशन के। आपका ए आ जाएगा भाई आराम से, बॉर्डर लाइन ए बोल रहा हूँ ये मैं। वरना तो मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो 50 प्लस लाए हैं भाई, 45 प्लस लाए हैं, वो स्क्रिप्ट में आपको दिखाऊंगा। पर स्क्रिप्ट देख के भी आप क्या कर लोगे? बच्चे कहने से स्क्रिप्ट दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्रिप्ट से। ये वही आंसर लिख के आते हैं जो हम उनको सिखाते हैं। अब आप ये सवाल देखो, असेस वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ वाईडी और एक्सडी विल बी मोर यूजफुल। अब इसमें मुझे बताओ AO1 और AO2 में क्या मुश्किल है? अब इसमें AO1 और AO2 में क्या मुश्किल है? MCQ पे 23 पे ए होता है, 23 24 उस आ जाते हैं, उसमें उसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वाईडी और एक्सडी को कंपेयर करना है, बता दो कौन सा देखो अगर आंसर लिखना है ऊपर वाला पार्ट जो नॉलेज और एनालिसिस वाला है, उसमें तो कुछ भी नहीं है ना। नॉलेज और एनालिसिस तो बहुत सिंपल है ना, नॉलेज और एनालिसिस में तो कोई टेंशन ही नहीं है। सही है, मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जितने ज्यादा पेपर करोगे उतना आपको पेपर सिमिलर लगेगा, बस यही बोलूंगा। सही है। नॉलेज और एनालिसिस तो हो जाएगी ना, वाईडी और एक्सडी का क्या क्या लिखना है वो तो सब हमने डिस्कस कर लिया है, और इस पूरे आंसर में कोई डायग्राम ही नहीं होगी यहाँ, क्योंकि वाईडी और एक्सडी दोनों में डायग्राम नहीं बनाते। इस पूरे आंसर में कोई डायग्राम ही नहीं होगी। अब मुझे बताओ इवैल्यूएशन में कौन सा बेहतर है? तो मेरी अप्रोच ये होती है कि मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सडी इज बेटर देन वाईडी। ठीक है, क्योंकि एक्सडी में प्रोएक्टिव वाला एलिमेंट है, एक्सडी में प्रोएक्टिव वाला एलिमेंट है, वाईडी में प्रोएक्टिव वाला एलिमेंट नहीं है, वाईडी रिएक्टिव है। एक्सडी में प्राइजेस कंट्रोल में है अगर आप प्रोएक्टिव अप्रोच देख रहे हो, वाईडी में तो इनकम्स कंट्रोल में ही नहीं है। और एक और पॉइंट यहाँ पर फिर आप सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी वाला डाल देना, जिसमें आप कहना कि देखो इस सिनेरियो में फिर वाईडी अच्छा होगा। तो पहला पॉइंट, एक्सडी इज समटाइम्स प्रोएक्टिव, वाईडी इज ऑलवेज रिएक्टिव। एक्सडी में प्रोएक्टिव जब होते हैं तो प्राइसेस कंट्रोल में होती हैं, वाईडी में इनकम्स कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, हमेशा बेटा एम टीआर ही होता है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, तो दोनों बताया करो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी और टोटल रेवेन्यू भी। ठीक है, और फिर आप एंड में बोलो कि सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, अगर एक इकोनॉमी में इनकम्स का चेंज हो रहा है, रिसेशन है या बूम है, तो ऐसे सिनेरियोज में यू विल ऑलवेज यूज वाईडी। ऐसे सिनेरियोज में यू विल ऑलवेज यूज वाईडी। सही है, ऐसे सिनेरियोज में यू विल ऑलवेज यूज वाईडी, यू विल ऑलवेज गो फॉर वाईडी। दे रही चीज। तीन है भाई, तीन है ना, सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी भी तो बोल रहा हूँ, लिखा हुआ नहीं है पर बोल तो रहा हूँ ना। 3 पॉइंट हुए ना। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स भी ग्रुप पे भेजूंगा। पर हम लोग कल एक और क्लास लेंगे जिसमें मैं आपको 3 सवाल और कराऊंगा इलास्टिसिटी डेल्टा मार्कर्स। मेरे ख्याल में कल हमारी क्लास नहीं होती, पर मैं फिर भी क्लास रखूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे। मेरे ख्याल में हमारी कल क्लास होती है कि नहीं होती? कल क्लास हमारी वैसे तो नहीं है, पर मैं रखूंगा, मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, बताऊंगा, टाइम बताऊंगा, अभी नहीं पता। हम 3 सवाल इलास्टिसिटी के और करेंगे, जिसमें पीईएस भी होगा, क्योंकि हमने पीडी वाईडी एक्चुअली तो देख लिया, हमें पीईएस भी इन्वॉल्व करना है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो मैं कल कराऊंगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस करे थे लास्ट से, ठीक है, अब हम 3 और कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये पीईएस वर्सेस पीडी, अगर आप नोट करें इसको, assess whether knowledge of price elasticity of demand, ठीक है, assess whether the knowledge of price elasticity of demand और price elasticity of supply is more useful for a car manufacturer। अब ये कह रहा है कि एक कार मैन्युफैक्चरर है जिसको पीडी और पीईएस की नॉलेज को यूज करना है, तो इतना तो खैर फर्क नहीं पड़ता कि अगर इसने कार मैन्युफैक्चर यहाँ पर लिख दिया है, यूजफुलनेस तो हमेशा सेम ही रहती है। तो आप 12 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें AO1 और AO2 8 मार्क्स की होती है, और AO3 विच इज इवैल्यूएशन विच इज ऑफ 4 मार्क्स। तो पीईडी और पीईएस को डिफाइन करोगे, एम ऑफ द प्रोड्यूसर बताओगे कि अपने बेनिफिट में यूज करना है ये। पीईडी की स्ट्रैटेजी समझाना बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें। इफ योर डिमांड इज इलास्टिक, सिंपली रिड्यूस द प्राइस, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, पिछले सवाल में हमने देख लिया था। इफ योर डिमांड इज इन इलास्टिक, इंक्रीज द प्राइस, रेवेन्यू बढ़ जाएगा।
फिर पीईडी का एक डिसएडवांटेज बता दो। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पीईएस की स्ट्रेटेजी क्या है वो भी हमें याद होनी चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में तो हेल्प नहीं करता, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको आउटपुट डिसीजंस में हेल्प करता है। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किन चीजों में हेल्प करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको आउटपुट डिसीजंस में हेल्प करेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हेल्प करेगा। इसका यूजफुलनेस पीईडी से बहुत डिफरेंट है। पीईडी तो खाली रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करता है, पीईएस के बहुत ज्यादा यूजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ योर सप्लाई इज इलास्टिक, तो इलास्टिक सप्लाई होना तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो बेनिफिट है। आपकी डिमांड बढ़ी, आपके प्रोडक्ट की शॉर्टेज हुई, आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी सप्लाइड आपने एकदम से बढ़ा दी, दिस इज इलास्टिक सप्लाई। यू कैन इजीली एडजस्ट योर सप्लाई, यू कैन मीट द कंप्लीट डिमांड ऑफ द मार्केट। तो कोई मसला है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पर तो कोई टेंशन है ही नहीं। सही है। मसला कब आता है? मसला तब आता है व्हेन योर डिमांड बिकम्स इनइलास्टिक और व्हेन योर सप्लाई बिकम्स इनइलास्टिक। अगर आपकी सप्लाई इनइलास्टिक है तो फिर ये मसला है। अगर आपकी सप्लाई इनइलास्टिक है तो देखो इशू क्या आएगा। इशू यहाँ पर ये आएगा कि आप जो है वो बेसिकली डिमांड मीट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी और आपका प्रोडक्ट मार्केट में शॉर्ट हुआ और आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी, यू वोंट बी एबल टू एक्सटेंड योर क्वांटिटी सप्लाइड इफ द सप्लाई इज इनइलास्टिक। अब यहाँ से पीईएस का इस्तेमाल यूज होते हैं, यहाँ से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के यूजेस शुरू होते हैं। कि पीईएस आपको सबसे पहले तो ये बताता है कि वेदर यू हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और नॉट, वेदर यू हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और नॉट। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि मुझे करना क्या है, मैं आउटपुट कैसे बढ़ाऊं। तो या तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि आप अपनी इलास्टिसिटी को चेंज करो, इन इलास्टिक से इलास्टिक आओ। पर यहाँ पर बात वही है कि वेदर यू हैव द मनी फॉर दिस और नॉट, क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास कैपिटल है। सही है। तो आप इलास्टिसिटी चेंज करो, जैसे कैपेसिटी बढ़ा दो, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस को कम कर दो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो और कोशिश करो कि आप डिमांड को एकदम से मीट कर लो। उसके लिए पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यू कैन आउटसोर्स योर प्रोडक्शन, आप अपनी प्रोडक्शन को आउटसोर्स कर लो। आउटसोर्स करने का क्या मतलब होता है? देखो क्वांटिटी सप्लाई यहाँ बढ़ाने के ना दो तरीके हैं। या तो आप इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अपनी सप्लाई को इन इलास्टिक से क्या करना है, इलास्टिक, ताकि आप आराम से कर लो, आउटपुट बढ़ा लो। दूसरा तरीका है कि आप अपनी प्रोडक्शन को क्या कर लो, आउटसोर्स कर लो। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है कि किसी और को बनाने के लिए दे दो और अपना टैग लगा देना। फिर ये बहुत बिजनेसेस करते हैं। अच्छा ये कौन से बिजनेसेस करते हैं? ये वो बिजनेसेस करते हैं जिनको ये लगता है कि उनकी डिमांड का इंक्रीज परमानेंट नहीं है। जैसे देखो अगर मेरी डिमांड बढ़ती है, अगर मेरी डिमांड बढ़ती है तो मुझे तो नहीं बताना है कि ये डिमांड का इंक्रीज परमानेंट है या नहीं। क्या ये डिमांड का इंक्रीज आगे जाके करेगा प्रोलॉन्ग? अगर ये प्रोलॉन्ग नहीं करेगा, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर फायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। फिर आप आउटसोर्स करो तो बेहतर है, क्योंकि टेम्परेरी डिमांड का इंक्रीज अगर है और आपने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है। जी बेटे जरूरी है मेंशन करना, कर दो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मसला नहीं है, मर्जी है आपकी। ये एक पॉइंट भी काफी है वैसे। ठीक है। तो ये सारी बातें तो देखो करना आसान है। पीईएस के डिसएडवांटेज भी बहुत हैं, पीईएस के डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। जैसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि भाई पैसा है या नहीं, सबसे पहला पॉइंट। डिमांड का इंक्रीज परमानेंट है या नहीं, दूसरा पॉइंट। पीईएस भी हिस्टोरिकल डेटा है। सही है, हिस्टोरिकल डेटा है, क्या पता गलत कैलकुलेट कर लिया हो। ये तो बहुत कॉमन डिसएडवांटेज है सारी इलास्टिसिटीज में। ठीक है। इवेल्युएशन क्या होगी? असल मसला यहाँ इवेल्युएशन है। इफ आई एम कंपेयरिंग, देखो 8 मार्क का कंटेंट लिखना आसान है, बट इफ यू आर कंपेयरिंग पीडी एंड पीईएस और आपको 4 मार्क इवेल्युएशन के चाहिए, कम से कम भी 3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? अच्छा ये बताना कि पीडी पीईएस से बेहतर है या पीईएस पीडी से बेहतर है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को जब आप कंपेयर कर रहे हो और ये बोलना कि ये इससे बेहतर है या ये उससे बेहतर है, तो ये बेवकूफ़ी है, ये मत करना। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीईडी वर्सेस वाईडी, पीईडी वर्सेस एक्सीडी, एक्सीडी वर्सेस वाईडी, ये लाइक बाय लाइक कंपैरिजन है, ये लाइक विद लाइक कंपैरिजन है। पीईएस को आप देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये दो अलग चीज है। आप पीईडी और पीईएस में से नहीं बता सकते बेहतर कौन सा है, आप वाईडी और पीईएस में से नहीं बता सकते बेहतर कौन सा है, आप एक्सीडी और पीईएस में से भी नहीं बता सकते बेहतर कौन सा है। देखो पॉसिबल तो है बताना बेहतर, पर मेरे हिसाब से ये करना नहीं चाहिए। पहले मैं भी ये बच्चों को कहता था कि आप एक साइड सेलेक्ट कर लो, बट रीसेंट बच्चों की स्क्रिप्ट और एग्जामिनर के कमेंट्स देख के ये अंदाजा हुआ है कि एग्जामिनर इस चीज को डिस्करेज कर रहा है। अब डिस्करेज करने का ये मतलब नहीं है कि जिन बच्चों ने पहले लिखा है उनको मार्क्स नहीं मिले, मिले मार्क्स, पर वो डिस्करेज कर रहा है इस चीज को, कह रहा है ना करो तो बेहतर है। ठीक है। अब आप कैसे बताओगे? देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 आप ये बोलना कि पीडी
इज मोर यूजफुल, पीईडी इज मोर यूजफुल फॉर प्राइसिंग डिसीजंस। पीईडी जो है वो ज्यादा बेहतर है फॉर प्राइसिंग डिसीजंस। पीईडी का काम है प्राइसिंग डिसीजंस का, कि प्राइस बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, बिकॉज दिस लिंक्ड विद दिस इज लिंक्ड विद टोटल रेवेन्यू, while PES does not directly help, does not directly help with revenue। ठीक है, ये पहला पॉइंट है आपका। दूसरा दूसरा पॉइंट आपको करा है बेटा, मैंने करा है, मैं यही तो कह रहा हूँ, सबर तो जिस सवाल पे है पहले वो तो डिस्कस करने दो, एक्सीडी पे पहुंच गए। अच्छा, दूसरा पॉइंट, PES इज मोर यूजफुल फॉर प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन। सही है, फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, ये बेसिकली आपको आउटपुट डिसीजंस में हेल्प करता है, ये आपको आउटपुट डिसीजंस में हेल्प करता है। पर जो पीईडी है ना, वो इसमें हेल्प नहीं कर सकता। पीईडी तो कंसिडर ही नहीं करता, पीईडी डज नॉट इवन कंसिडर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। मतलब पीईडी तो ये कंसिडर ही नहीं करता कि अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है और मेरे प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है और मेरी क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ जाती है, क्या मैं इस डिमांड को मीट कर सकता हूँ? पीईडी इस चीज को तो कंसिडर ही नहीं कर रहा। मतलब पीईडी तो कह रहा है आप प्राइस कम करो, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, पर क्या ये क्वांटिटी जो इतनी ज्यादा से बढ़ रही है, क्या ये इस डिमांड को मीट करने की कैपेबिलिटी है मेरे में? यहां से फिर आप एक पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो कि पीईडी एंड पीईएस शुड बी यूज्ड टुगेदर, शुड बी यूज्ड टुगेदर। साथ इस्तेमाल करो। जैसे आपकी डिमांड इलास्टिक है, आपने प्राइस कम करी, आपकी क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ गई, अब यहाँ जो आपकी यूजफुलनेस है ना, वो पीईएस से रिलेट करेगी। तो यू शुड बी यूजिंग पीईडी एंड पीईएस टुगेदर, अगर आपको इन दोनों का यूज मैक्सिमाइज करना है। फिर एक और पॉइंट आपने क्या लिखना है? जी बेटे, बिल्कुल लिखा था आपने। अच्छा, फिर एक और पॉइंट क्या है? शॉर्ट रन वर्सेज लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन वर्सेज लॉन्ग रन का क्या मतलब है? शॉर्ट रन वर्सेज लॉन्ग रन का यहाँ पर क्या मतलब है? कि आप यहाँ पर कहना कि देखो, इन द लॉन्गर रन एंड इन द शॉर्टर रन, इन दोनों के यूजेस बहुत डिफरेंट है। सही है, आप उसको बोलो कि पीईडी नॉर्मली शॉर्ट रन के लिए यूजफुल है। तो ये पीईडी नॉर्मली किसके लिए यूजफुल है? शॉर्ट रन में। बट जो पीईएस होता है ना, वो लॉन्गर रन में यूजफुल है। क्यों लॉन्गर रन में यूजफुल है? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हो ना, देखो सेलिंग प्राइस को चेंज करना है शॉर्ट टर्म डिसीजन, ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। मैंने अगर आज अपनी प्राइस को बढ़ा लिया तो मैं अगले 6 महीने तक थोड़ी उसको बढ़ा के रखूंगा। सही है, पर पीईएस जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हेल्प करता है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर ऑलवेज लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये आपकी इवैल्यूएशन होगी, मतलब बड़ी अच्छी इवैल्यूएशन आप बना सकते हो, 3 4 मार्क के लिए बहुत पॉइंट्स हैं। दिस शुड बी योर फाइनल कंक्लूजन मेरे हिसाब से, दिस शुड बी योर फाइनल कंक्लूजन। सही है, ये देखो इंडिविजुअल डिसएडवांटेज है, ये आप आंसर में लिखो कि हिस्टोरिकल डेटा है, ये सारे इंडिविजुअल डिसएडवांटेज है। इवैल्यूएशन में आप कंपेयर करते हो, मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ, 12 मार्क की इवैल्यूएशन इज नॉट लाइक 8 मार्क्स। 8 मार्क्स में आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर रहे होते, 12 मार्क्स में आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। ये हिस्टोरिकल डेटा है, कैलकुलेशन में मसले हो सकते हैं, ये सब आप 8 मार्क के क्वेश्चंस में लिखते हो, तो 12 मार्क के सवाल में आप ऊपर आंसर में ये सारी बातें लिख देते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिकली हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि असेस द एक्सटेंट टू विच द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीईडी, वाईडी एंड पीईएस, तीन इलास्टिसिटीज, पीईडी भी है, वाईडी भी है, और पीईएस भी है, कह रहा है वुड बी हेल्पफुल टू एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म टू हॉलिडे रिजॉर्ट। कह रहा है बताओ, हॉलिडे रिजॉर्ट है, ये कैसे नॉलेज को यूज करेंगे? अगेन वेरी सिंपल, आप पीईडी में वही इलास्टिक एंड इलास्टिक वाली बात करना, वाईडी में आप वही बूम रिसेशन वाली बात करना, कि इनकम्स अगर बढ़ रही हैं तो जो लग्जरी स्वीट्स होंगी उनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि देखो हॉलिडे रिजॉर्ट की बात कर रहा है तो यू विल टॉक अबाउट रूम्स। तो इलास्टिक एंड इलास्टिक डिमांड तो बड़ा जेनेरिक बता देना, उसका मसला नहीं है कि इलास्टिक में प्राइस कम कर दो, इन इलास्टिक में प्राइस बढ़ा दो, कोई एक डिसएडवांटेज बता देना। यूजफुलनेस ऑफ वाईडी में भी सेम चीज होगी। अब देखो डायग्राम हमेशा पीडी की बनती है, तो ऊपर वाले आंसर में भी सिर्फ पीडी की डायग्राम बनाओगे। अब यहाँ पर क्योंकि तीन इलास्टिसिटीज हैं, तो डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, वैसे ही कंटेंट बहुत है, पर अगर डायग्राम बनाना चाहो तो सिर्फ पीडी की बनाना।
ठीक है। फिर वाईडी में आप वही बताना कि अगर बूम का टाइम है, इनकम्स बढ़ रही हैं, तो उन रूम्स की डिमांड बढ़ेगी जो लग्जरी हैं, जैसे नॉर्मल गुड्स हैं। और अगर रिसेशन है तो उन रूम्स की डिमांड बढ़ेगी जो इंफीरियर है, थोड़े बेसिक रूम्स हैं। ठीक है। ओवरऑल डिमांड इंक्रीजेस फॉर डिफरेंट क्वालिटी ऑफ हॉलिडे रिजॉर्ट। अब वही बात है, पूरा समझा के एक डिसएडवांटेज बता देना। पीईएस में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आप बोलो अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है और आपको ये फील हो रहा है कि यू डोंट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स, तो यू शुड बी टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है। तो पीईएस आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि क्या मुझे अपने हॉलिडे रिजॉर्ट को एक्सपैंड करना है कि नहीं करना। ठीक है। तो ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग यूजफुलनेस है। AO3 वापस एक टेक्निकल पार्ट है यहाँ पे। पीछे वाले सवाल में मैंने आपको पीईडी और पीईएस के पूरे एनालिसिस बता दिए। ठीक है। तो वही एनालिसिस हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। पीईडी वर्सेस पीईएस तो आसान है अब हमारे लिए, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया। अब आप पीईडी वर्सेस वाईडी का कंपैरिजन, ये भी हमें पता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया, तो ये भी पता है, ये भी पता है। एक और कंपैरिजन यहाँ पर अब आ रहा है, विच इज पीईएस वर्सेस वाईडी। अब पीईएस और वाईडी को कैसे कंपेयर करोगे? हाउ विल यू कंपेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ठीक है। यहाँ पर आप आउटसोर्सिंग कैसे करोगे बेटा? मतलब कि आपके होटल में कोई बंदा आएगा, आप उसको बोलोगे बराबर वाली होटल में रुक लो, फिर उस बराबर वाली होटल वाले को बोलोगे भाई हमारा कस्टमर है, हमें पैसे दे देना। तो ये सब लिखना बड़ा मुश्किल है भाई, लोग रहने आ रहे हैं, सर्विस दे रहे हो आप। इसमें आउटसोर्स कैसे करोगे? तो रिजॉर्ट नहीं खोलना भाई। अच्छा, पीईएस वर्सेस वाईडी कैसे समझाओगे आप? अब इसमें आप क्या लिखोगे? देखो, सबसे पहली चीज, आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हाँ, तो यही बोला ना मैंने कि पीईएस आपको हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। देखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हर सवाल में ना कोई नई चीज ट्राई नहीं करना। अगर आप हर सवाल में कोई नई चीज ट्राई करोगे ना, तो हो सकता है कि ऑन द डे अगर आपने कोई नई चीज ट्राई करी और वो गलत हो गई, तो फिर क्या करोगे? एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच पे जाओ, चीजों को याद करना शुरू करो कि सवाल आएगा तो मैं हमेशा यही लिखूंगा। सही है। अच्छा, वाईडी और पीईएस को कंपेयर आप कैसे करोगे? देखो, जब हम वाईडी की बात करते हैं, तो वाईडी आपको हेल्प कर रहा है इन फोरकास्टिंग। तो ये वाईडी आपको हेल्प कर रहा है इन फोरकास्टिंग डिमांड व्हेन इनकम चेंजेस। सही है। व्हेन इनकम चेंजेस। तो वाईडी का जो यूज है वो पीईएस से बहुत डिफरेंट है। पीईएस जो है ना, वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि इवन इफ इनकम राइजेस, फॉर एग्जांपल, इवन इफ इनकम्स राइज, ठीक है, एंड इफ पीईएस इज इनइलास्टिक, एंड इफ पीईएस इज इनइलास्टिक, तो उन सिनेरियोज में द प्रोड्यूसर कैन नॉट मीट डिमांड। इसका मतलब अगेन यू शुड बी यूजिंग दिस टुगेदर, यूज वाईडी एंड पीईएस टुगेदर, साथ इस्तेमाल करोगे तो फायदा होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। ये पहला पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट यहां पर आप ये लिख सकते हो कि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड। एक और पॉइंट क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड। टाइप ऑफ गुड का क्या मतलब है? टाइप ऑफ गुड का यहां पर मतलब ये है कि आप जो है वो उसको ये चीज बोलोगे कि देखो, अगर तो लग्जरी गुड्स है, अगर तो लग्जरी गुड्स है, अब लग्जरी गुड्स का मतलब क्या है? जैसे नॉर्मल गुड्स। ठीक है। नॉर्मल गुड्स है। अब नॉर्मल गुड्स के केस में जो है ना, मुझे ये चीज पता है कि इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी। अब जो नॉर्मली तो नॉर्मली जो डिमांड होती है ना, वो इन चीजों की बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये प्लान करना होगा, यहाँ पर आपने ये प्लान करना होगा कि आप पीईएस को यहाँ पर कैसे यूज करोगे। आप पीईएस को यूज कैसे करना है? वही बात है, कैपेसिटी से लिंक करना। मैं इसी पॉइंट को ना बस थोड़ा एक्सपैंड करके आपको बता रहा हूँ कि आप इसी पॉइंट को टाइप ऑफ गुड करके भी समझा सकते हो कि अगर इनकम बढ़ रही है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो लग्जरी गुड्स की जो है ना वो पीईएस। अच्छा, नॉर्मली ये भी बोला जाता है, नॉर्मली ये भी बोला जाता है कि जो लग्जरी गुड्स होते हैं ना, उनकी पीईएस इज नॉर्मली इलास्टिक, नॉर्मली इलास्टिक होती है। अब देखो, इस सवाल में तो इसने हॉलीडे रिजॉर्ट लिखा हुआ है, इसने इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? हॉलीडे रिजॉर्ट। पर अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसने सवाल में हॉलीडे रिजॉर्ट नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप एक और पॉइंट ये लिख सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटीज है, अगर फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटीज है, अब नेसेसिटीज जो होती है ना, ये भी वाईडी की नॉलेज है। नेसेसिटीज के केस में एक मसला ये आता है कि नेसेसिटीज का जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, वो नॉर्मली इनइलास्टिक होता है। तो नेसेसिटीज में ना इनकम्स का चेंज
इनकम्स का चेंज डज नॉट मैटर, ये पहले ही बिकेगी, इसका कोई मसला है ही नहीं। मतलब इनकम बढ़े या गिरे, लोग नेसेसिटी गुड्स खरीदेंगे ही। तो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट पीईएस है, मतलब मोर इंपॉर्टेंट इज पीईएस। तो ये गुड पे भी डिपेंड करता है कि क्या चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं ना, तो नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम का चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकम चेंज मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पीईएस का इतना कोई मसला नहीं है, यहाँ पर वाईडी का ज्यादा मसला है। पर अगर एक प्रोडक्ट नेसेसिटी है तो उसमें इनकम के चेंज होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर पीईएस यहाँ पर अगर इनलास्टिक हुआ तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लग्जरी गुड है, तो लग्जरी गुड में इनकम का चेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जो नेसेसिटी गुड होता है ना, उसमें इनकम का चेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पीईएस है। क्लियर है? ये तो वही बात है ना, जैसे जो आप कह रहे हो कि नॉर्मल गुड की प्राइस को आप बढ़ाते हो, तो बेटा ये कोई इवैल्यूएटिव कमेंट थोड़ी है, ये तो आप उसको एनालिसिस बता रहे हो, ये तो ऊपर आंसर में लिखोगे। यही तो मसला है कि जो चीजें एनालिसिस की होती हैं वो इवैल्यूएशन में लिख देते हो, फिर कहते हो इवैल्यूएशन के मार्क्स नहीं आ रहे। ये इवैल्यूएटिव कमेंट है ही नहीं, ये तो आप ऊपर आंसर में लिखोगे कि नॉर्मल गुड की प्राइस को बढ़ा दो, इंफीरियर गुड की प्राइस को कम कर दो। ये इवैल्यूएशन कहाँ सा है? इवैल्यूएटिव कमेंट तो है ही नहीं है। भाई तो इस चीज का ख्याल रखना कि जो एनालिसिस की चीजें हैं वो एनालिसिस में ही रहने दो, जो इवैल्यूएशन की चीजें हैं वो इवैल्यूएशन में ही रहने दो, ये गड़बड़ मत करना पेपर में। सही है? ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब ये मैं आंसर आपको भेजूंगा तो आप इवैल्यूएशन देख लेना। और फिर आपका एक और सवाल है जो बहुत रिसेंट आया था पेपर में, विच इज दिस, नवंबर 23 का सवाल है ये सवाल था पीईएस और एक्ससीडी का। अच्छा, ये वो सवाल था जिसमें उसने इनकम वाली बात करी। Assess whether the concept of PES and XCD will be more useful to a business wanting to increase its total sales in a growing economy। अब ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ रही है, पर इनकम्स का इसने जिक्र तो क्या हुआ है, वो तो जब आप आंसर पढ़ोगे समझ आ जाएगा। इनकम्स का इसने जिक्र तो क्या हुआ है, पर इन वाईडी का पूछा नहीं है। मतलब इसने सवाल में खुद ये बताया हुआ है कि इनकम्स बढ़ रही है, पर इसने सवाल में वाईडी नहीं पूछा है, इसने सवाल में पूछा है पीईएस एंड एक्ससीडी। तो पीईएस और एक्ससीडी की यूजफुलनेस कैसे बतानी है वो आपको ऑलरेडी पता है, ये हम पिछले सवालों में कर चुके हैं। मैं आपको सिर्फ इवैल्यूएशन बता रहा हूँ कि हाउ विल यू कंपेयर पीईएस एंड एक्ससीडी। अब आप पीईएस और एक्ससीडी को कंपेयर कैसे करोगे, अब ये जरा गौर से सुनना। हाउ विल यू कंपेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हाउ विल यू कंपेयर, ये AO3 होगी अब। ठीक है, 4 मार्क्स। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप सबसे पहली बात यहाँ पर ये लिखना कि अगेन एक्ससीडी एक्ससीडी जो है is more useful, XCD is more useful for understanding competition। सही है, फॉर अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन। ठीक है। जो पीईएस होता है, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कंपेटिटर्स। मतलब पीईएस आपको आपके कंपेटिटर के बारे में थोड़ी बता रहा है, मतलब एक्ससीडी जो है वो आपको बेसिकली ये बताता है कि कंपटीशन कितना क्लोज है। जैसे फॉर एग्जांपल अ प्रोड्यूसर यूजेस एक्ससीडी टू सी हाउ क्लोज आर द सब्स्टिट्यूट्स। पर पीईएस का तो इस चीज से कोई लेना देना है ही नहीं। अगेन देखो, यूजेस बहुत डिफरेंट है। ये एक और पॉइंट, पीईएस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मीटिंग इंक्रीज डिमांड, फॉर मीटिंग इंक्रीज डिमांड। सही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अराइवल रेजेस प्राइसेस, if a rival raises prices and demand and your demand increases, क्योंकि सब्स्टिट्यूट के केस में तो यही होता है ना कि अगर आपके राइवल ने प्राइस बढ़ा दी और आपकी डिमांड बढ़ गई। सही है। PES will help the firm whether it can meet this increased demand।
इसका मतलब यूज टुगेदर। आप एक्ससीडी और पीईएस को साथ इस्तेमाल कर रहे हो। अगेन देखो, प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई कैन बी यूज्ड विद पीईडी, इट कैन बी यूज्ड विद वाईडी, इट कैन बी यूज्ड विद एक्ससीडी। देखो कितनी सिमिलर इवैल्यूएशंस है। ये आपको याद करनी है, ये हमेशा फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। हर चीज में नई चीज, हर सवाल में नई चीज ट्राई नहीं करना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर आप लिख सकते हो, दैट इज द टाइप ऑफ मार्केट। द मार्केट टाइप मैटर्स। मार्केट टाइप मैटर करती है यहाँ पे। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि हाईली कंपेटिटिव मार्केट्स हैं, इफ मार्केट्स आर हाईली कंपेटिटिव, इफ मार्केट्स आर हाईली कंपेटिटिव, एक्ससीडी में बी मोर इंपॉर्टेंट, एक्ससीडी में बी मोर इंपॉर्टेंट। सही है। ठीक है, ये मैं लास्ट क्लास में सिद्दीक बेटे कर चुका हूँ। अच्छा। एंड इन इंडस्ट्रीज वेयर, या आप कह सकते हो इन इंडस्ट्रीज विथ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। अच्छा, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जहाँ पर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हमेशा होते हैं, या मतलब आपकी नजर में कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पर पीईएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पर पीईएस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है? एग्रीकल्चर, एक्सेलेंट, एग्रीकल्चर। सही है, पीईएस में भी मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब एक पॉइंट मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो कि थोड़े से नल्ले हैं। सही है, अभी उन बच्चों के लिए हैं जो या तो नल्ले हैं, या तो उन्होंने पूरा साल पढ़ा नहीं, या वो पेपर में कंफ्यूज हो गए। एक इजी, एक सेफ एग्जिट है आपके लिए। सेफ एग्जिट किया है, सेफ एग्जिट पॉइंट। अब सेफ एग्जिट पॉइंट किया है, आप थोड़ा पॉलिटिकल खेल लो। पॉलिटिकल क्या खेलो? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। और ये हर सवाल में कर सकते हो आप, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। इफ इनकम्स आर चेंजिंग, जैसे इस सवाल में लिखा हुआ है ना, ग्रोइंग इकोनॉमी है, वाइड इज मोर यूज। जैसे सवाल में लिखा हुआ है ना कि ग्रोइंग इकोनॉमी, सवाल में लिखा हुआ है ना ग्रोइंग इकोनॉमी, तो क्लियरली सवाल में नहीं भी लिखा होता मैं फिर भी लिख सकता था ये ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब है इनकम्स बढ़ रही है। तो अगेन यू शुड बी यूजिंग वाइड। सही है। हाँ, इससे मार्क मिलता है भाई, इससे इस पॉइंट का भी मार्क है, इस पॉइंट का भी मार्क है, ऐसे ही थोड़ी बता रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया? यू कैन यूज इट इन एवरी इलास्टिसिटी क्वेश्चन दिस पॉइंट। मतलब बट दिस शुड बी योर थर्ड पॉइंट। मतलब दो पॉइंट तो अच्छे लिखो, पर ये तीसरा पॉइंट होना चाहिए आपका। ऐसा ना हो गया आप दो पॉइंट लिख के एक पॉइंट आपका ये हो। इधर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव नहीं हो सकता। पीएस इज काइंड ऑफ, पीएस में प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाली बात मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक्ससीडी में कर सकते हो, पर वही बात है ना, आपको कंपेयर करना है। आप अगर एक्ससीडी में प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाली बात कर रहे हो और आप पीईएस में नहीं कर रहे, तो हाउ आर यू कंपेयरिंग? देखो, कंपेयर कर रहे हो आप। सही है। आप किसी भी सवाल में किसी भी दो इलास्टिसिटीज को कंपेयर कर रहे हो, ये जो सेफ एग्जिट पॉइंट है ना, ये आपका थर्ड पॉइंट होगा इन एवरी क्वेश्चन। ये आपका थर्ड पॉइंट है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मेन इवैल्यूएटिव फॉर्मेट। ठीक। ठीक है, तो आई विल सेंड यू दिस फाइल एंड आई विल सेंड यू द आंसर्स। अच्छा, ऑन ने एक मैसेज किया हुआ है। क्लोथिंग नहीं होता ऑन बेटे, क्लोथिंग नहीं, एग्रीकल्चर। ठीक है। इस सवाल में देखो, पीईएस का जब आप लिख रहे हो तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव नहीं लिखना, बस ये बोल रहा हूँ मैं।
प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाले पॉइंट्स जब यूज होते हैं जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंपेयर कर रहे हो, जैसे पीईडी वाईडी, पीईडी एक्सईडी, एक्सईडी वाईडी। नहीं बेटे नहीं होगा, वेग नहीं होगा, लिख सकते हैं, ठीक है।